नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि पिछले 1000 साल के हिंदी साहित्य का इतिहास कब से लिखा जाना शुरू हुआ है, किन किन विद्वानों के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है और उनके इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाना कब शुरू हुआ। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का आरंभ मुख्यतः 19वीं शताब्दी में हुई। यानी 19वीं शताब्दी में प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाना शुरू हुआ था। इसके पूर्व यानी 19वीं शताब्दी के पूर्व भक्ति काल में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का अनौपचारिक रूप दिखाई पड़ता है। यानी भक्ति काल में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का अनौपचारिक रूप दिखाई पड़ता है और जो अनौपचारिक ग्रंथ मिलते हैं उसमें भक्तमाल है, कालिदास हजारा है, 84 वैष्णव की वार्ता है और 252 वैष्णव की वार्ता मिलते हैं। लेकिन इन ग्रंथों को सही अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इसमें इतिहास दृष्टि का अभाव है। किसी प्रकार का इतिहास दृष्टि इन ग्रंथों में नहीं मिलता है। इसमें कवि का नाम मिलता है, उनका परिचय मिलता है, उनके समय का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। केवल कवियों का नाम है, उनका परिचय है, कवि किस समय रचना करते थे उस समय का उल्लेख इसमें नहीं किया गया है। इन ग्रंथों में रचनाकार की दृष्टि तथा रचना के मूल्यांकन का अभाव है। यानी भक्ति काल में जो भी अनौपचारिक ग्रंथ मिलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास का, उसमें किसी भी रचनाकार की किसी दृष्टि का वर्णन नहीं किया गया है और उनके रचनाओं का किसी प्रकार से मूल्यांकन नहीं किया गया है। हम कह सकते हैं कि 19वीं शताब्दी में ही प्रमुख रूप से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन शुरू होती है और सबसे पहला विद्वान जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाला, उसका नाम है गरसा दत्तासी। गरसा दत्तासी के द्वारा 1839 ईस्वी में फ्रेंच भाषा में इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया। यहाँ आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक गरसा दत्तासी हैं। इन्होंने 1839 में अपने ग्रंथ की रचना की और इनके ग्रंथ जो थे वो फ्रेंच भाषा में लिखे गए थे, हिंदी भाषा में नहीं लिखा गया था। और इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। देख लेते हैं इनके ग्रंथ की कौन कौन सी विशेषताएं थी। इसमें कवियों व रचनाओं का वर्णन किया गया है। इनके गरसा दत्तासी के इतिहास ग्रंथ में कवियों और रचनाओं का वर्णन किया गया है। कवियों और रचनाओं के काल का यथासंभव वर्णन, यानी इसमें कवि किस समय में किस काल में रहकर रचना करता था उसका भी यथासंभव वर्णन किया गया है। कवियों की जो प्रस्तुति है वह वर्ण क्रम के अनुसार है, काल क्रम के अनुसार नहीं किया गया है। यानी वर्णमाला में जिसका नाम पहले आता है उसका वर्णन पहले किया गया है। जैसे अ से नाम जिसका पहले आएगा उसका वर्णन पहले होगा, बी से जिसका नाम आएगा उसका वर्णन बाद में होगा, भले ही बी ए से पहले पैदा हुए हो। यानी कवियों की जो प्रस्तुति है वो वर्ण क्रम के अनुसार है, काल क्रम के अनुसार कवियों की प्रस्तुति नहीं किया गया है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले अगले विद्वान हैं शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सेंगर ने 1883 में शिव सिंह सरोज नामक ग्रंथ की रचना की और इसमें 1000 कवियों व उनकी रचनाओं का वर्णन किया गया है। शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ शिव सिंह सरोज है उसमें 1000 कवियों व उनकी रचनाओं का वर्णन किया गया है। लेकिन इस ग्रंथ की सबसे बड़ी कमी है कि इसमें जो तिथियां हैं वह प्रमाणिक नहीं हैं, तिथियां अप्रमाणिक हैं। लेकिन बाद के ग्रंथों के लिए इसे एक सामग्री का स्रोत के रूप में देखा जाता है। क्योंकि 1000 कवियों और उनकी रचनाओं का वर्णन किया गया है, तो जो बाद के इतिहासकार हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं शिव सिंह सेंगर से अधिकतर सामग्री को वे लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिव सिंह सेंगर के बाद जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था और इन्होंने 1888 ईस्वी में द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक ग्रंथ लिखा है। यानी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान और इसका इतिहास ग्रंथ 1888 ईस्वी में लिखा गया था। इसे वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। यानी सही अर्थों में हिंदी साहित्य का यही प्रथम इतिहास ग्रंथ है। इसका प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा किया गया था। यानी जॉर्ज ग्रियर्सन ने जिस इतिहास ग्रंथ की रचना की थी उसका प्रकाशन ऐतिहासिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा किया गया था।
इसमें कवियों का जो वर्णन है वो काल क्रम के अनुसार किया गया है, वर्ण क्रम के अनुसार नहीं किया गया है। यानी जो कवि पहले पैदा हुए हैं उनका वर्णन पहले किया गया है, जो कवि बाद में पैदा हुए हैं उनका वर्णन बाद में किया गया है। इसमें युगीन प्रवृत्तियों का विश्लेषण दिखाई देता है, यानी जिस युग की रचना है, जिस युग का कवि है, उसके युग के विशेषताओं का भी इसमें वर्णन दिखाई देता है। काल विभाजन और नामकरण का यहाँ पर प्रयास किया गया है। ग्रियर्सन ने काल विभाजन भी किया है और उस काल का नामकरण भी किया है। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना था, जो आज तक मान्य है। ग्रियर्सन ने प्राकृत, फारसी, उर्दू को हिंदी साहित्य में स्थान नहीं दिया। इन्होंने हिंदी साहित्य से इसको अलग माना है और पहली बार ऐसा किया गया कि प्राकृत, फारसी और उर्दू को हिंदी साहित्य से अलग माना गया था। आगे बढ़ते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद मिश्र बंधु आते हैं। मिश्र बंधुओं के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाता है। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से 4 खंडों में इतिहास लिखा था। मिश्र बंधु विनोद के नाम से 4 खंडों में इतिहास लिखा था। इसका प्रथम 3 खंड जो है 1913 में प्रकाशित हुआ था और चौथा खंड 1934 में प्रकाशित हुआ था। आपको बता दें, जो मिश्र बंधु हैं एक कुल 3 भाई थे, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र और गणेश बिहारी मिश्र। इन तीनों भाइयों ने मिलकर के मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास 4 खंडों में लिखा था। इसमें 5000 कवियों का वर्णन किया गया है, यानी मिश्र बंधु विनोद में कुल 5000 कवियों का वर्णन किया गया है और इनके द्वारा ही तुलनात्मक पद्धति की शुरुआत की गई। साहित्य इतिहास लेखन में तुलनात्मक पद्धति की शुरुआत की गई। 2 कवियों की, 2 लेखकों का तुलना आपस में इनके द्वारा कराया गया है। मिश्र बंधु विनोद को बाद के ग्रंथों के लिए एक आधार ग्रंथ माना जाता है। बाद के जो इतिहास लेखक थे उनके द्वारा इन ग्रंथों से अच्छी खासी सामग्री ली गई है। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि कवियों का परिचयात्मक विवरण मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से ही ग्रहण किया है। यानी कवियों का जो परिचय है वो रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में मिश्र बंधु विनोद से ही लिया है। आगे बढ़ते हैं। मिश्र बंधु के बाद रामचंद्र शुक्ल आते हैं और रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया था। हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथ की रचना रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में की थी और यह ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। यानी पहले इसका नाम हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं था, हिंदी साहित्य की भूमिका थी। बाद में इसे बदलकर हिंदी साहित्य का इतिहास कर दिया गया था। पहली बार साहित्य इतिहास लेखन में परिपक्व इतिहास दृष्टि मिलती है, यानी रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में ही पहली बार परिपक्व इतिहास दृष्टि मिलती है और इनके इतिहास दृष्टि का नाम है विधेयवादी। विधेयवादी या प्रत्यक्षवाद। प्रत्यक्षवाद यानी ये किसी घटना का वर्णन प्रत्यक्ष कारणों के आधार पर करते हैं, वैज्ञानिक कारणों के आधार पर करते हैं। शुक्ल जी ने काल विभाजन और नामकरण का समाधान कर दिया। उन्होंने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया। यानी शुक्ल जी ने जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन था और उसका नामकरण था, एक तरीके से पूरे विवाद का समाधान कर दिया और हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में इन्होंने विभाजित किया। पहला काल था वीरगाथा काल, इनके द्वारा जो वर्णन किया गया था, जो संवत 1050 से संवत 1375 तक रहा। दूसरा काल इन्होंने भक्ति काल नाम दिया, जो संवत 1375 से संवत 1700 तक रहा। तीसरा काल रीति काल, जो संवत 1700 से संवत 1900 तक रहा। चौथा काल है आधुनिक काल, जो संवत 1900 से अब तक विद्यमान है। इन 4 भागों में इन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को समेट दिया है और आज तक यही स्वीकार किया जाता है। शुक्ल जी ने रचनाओं के मूल्यांकन को ज्यादा महत्व दिया है, यानी इन्होंने कवियों का जीवन परिचय कम लिखा है, रचनाओं का मूल्यांकन ज्यादा किया है। शुक्ल जी ने रचनाओं के मूल्यांकन लोक मंगल की दृष्टि से किया है, यानी इनका दृष्टि न तो शुद्ध रूप से रसवादी है और न ही शुद्ध रूप से समाजशास्त्री है। दोनों का मिला जुला रूप रस की लोक मंगलवादी व्याख्या शुक्ल जी के द्वारा किया गया है। शुक्ल जी ने कालों का वर्गीकरण वैज्ञानिक दृष्टि से किया है, यानी इनके कालों के वर्गीकरण में वैज्ञानिकता को ज्यादा महत्व दिया गया है। जैसे वीरगाथा काल के बाद इन्होंने भक्ति काल का वर्णन किया है और भक्ति काल को सबसे पहले 2 भागों में इन्होंने बांटा है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। फिर निर्गुण भक्ति को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सगुण भक्ति को भी इन्होंने 2 भागों में बांटा है, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी। यानी शुक्ल जी के कालों के वर्गीकरण में वैज्ञानिकता देखी जा सकती है। रामचंद्र शुक्ल के बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं।
पहला है हिंदी साहित्य की भूमिका, दूसरा है हिंदी साहित्य का आदिकाल और तीसरा है हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास। शुक्ल जी का जहां दृष्टिकोण वैज्ञानिक था, विधेयवादी था, वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो दृष्टिकोण है वह इतिहास दृष्टि परंपरावादी है। किसी भी घटना के कारण को वे परंपरा में खोजते हैं, परंपरा में जाकर देखते हैं। इनके कालों के वर्गीकरण में वैज्ञानिकता पर जोर नहीं दिया गया है, बल्कि ये समग्रता पर जोर देते हैं। जैसे हमने देखा कि भक्ति काल का वर्गीकरण रामचंद्र शुक्ल ने कई भागों में किया है, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस प्रकार से वर्गीकरण नहीं किया है। उन्होंने केवल भक्ति काल को भक्ति काल नाम दे दिया है और पूरे भक्ति काल का वर्णन उसी में कर देते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद रामकुमार वर्मा हैं, जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखे हैं। गणपत चंद्र गुप्त हैं, जिनके द्वारा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास 1965 में लिखा गया है। डॉक्टर नगेंद्र हैं, जिनके द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 में संपादित किया गया है। रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं, जिनके द्वारा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास नामक ग्रंथ 1986 में लिखा गया है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा कि हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन कब से आरंभ हुआ, किन किन विद्वानों के द्वारा पिछले 1000 सालों में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया है, उनकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।